नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अभी तक हमने देखिए भारत में हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर भारत के दूसरे बड़े भौतिक विभाजन उत्तरी मैदानी प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ सीखने वाली जो है कि मैदान होता क्या है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है उत्तरी मैदानी प्रदेश। देखिए मैदान एक ऐसा भूभाग है जो जमीन के बिल्कुल समानांतर होता है, पैरेलल होता है ना। मतलब उसमें कोई उच्च आवाज यानी कि अप एंड डाउन नहीं होगा, जमीन के बिल्कुल फ्लैट होगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैदान उपजाऊ हो, अगर पानी आएगा ना तो मैदान अपने आप उपजाऊ हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं राजस्थान का मैदान, अब देखिए पूरी तरह से मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, बट बारिश जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जिस इलाके में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी उसको हम मरुस्थल बोलेंगे, है ना। मरुस्थल का अर्थ ये नहीं होता है कि बढ़िया सैंड ड्यून्स होने चाहिए, ऊंट वगैरह होने चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, मरुस्थल चट्टानी भी हो सकता है। आप लद्दाख का उदाहरण ले सकते हैं, लद्दाख एक चट्टानी मरुस्थल है, बात समझ रहे हैं। तो मरुस्थल का लेना देना 25 सेंटीमीटर वर्षा से है। तो हम जो बात कर रहे हैं मैदानों की, ऐसा भूभाग जो जमीन के बिल्कुल समानांतर है उसे हम मैदान बोलेंगे। तो आइए बात करते हैं कि भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश कौन से हैं। इसके लिए देखिए हम थोड़ा भारत का मैप लेते हैं। आप देखिए भारत के मैप की अगर आप बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि भारत के उत्तर के अंदर एक बड़ी हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। हिमालय पर्वतमाला देखिए अत्यधिक ऊंची है, इसी वजह से हिमालय पर अनेक ग्लेशियर्स का निर्माण हुआ है। ग्लेशियर के बारे में हमने चर्चा करी थी कि ये बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, पिघलते रहते हैं और इनके पिघलने से बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। जैसे कि मैं बात करूं कुछ नदियों की, आप देखें हिमालय से ही आ रही है सिंधु नदी। सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, है ना, रावी, व्यास और सतलुज, ये सभी नदियां जो है इधर एक बड़े मैदान का निर्माण करती है। इधर आप जाओगे तो गंगा और उसकी बड़ी सहायक नदी यमुना, इधर से आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र, है ना। कुल मिला के ये इतनी सारी जो नदियां हैं अपने साथ बड़ी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। नदियां जो मिट्टी बहाकर लाती है ना उसको अपन जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। बड़ी उपजाऊ होती है, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन कंटेंट जिस मिट्टी में ज्यादा होगा वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी। इसकी वजह से क्या हुआ है, आप देखिए लंबे समय से ये नदियां मिट्टी लाने का काम कर रही है, तो इस बड़े इलाके के अंदर क्या हो गया है, एक बहुत बड़े मैदानी प्रदेश का निर्माण हो गया है। और इसी को जो है हम भारत का उत्तरी महान प्रदेश, उत्तरी महान मैदानी प्रदेश इस नाम से जानते हैं। तो आप देखिए हिमालय के बिल्कुल जस्ट नीचे ये जो पूरा आपको मैदान दिख रहा है इसे हम उत्तरी मैदानी प्रदेश बोलते हैं। और भारत की जनसंख्या सर्वाधिक जो निवास करती है इन मैदानों में निवास करती है ना। आपको अगर ऐसा भी पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है तो आपको इन्हीं मैदानों का नाम लेना है। अब पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से, मतलब अध्ययन की दृष्टि से, फॉर द सेक ऑफ स्टडी, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप देखें तो आपको यहां पर ये जो पर्टिकुलर इलाका है ना, इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी चला गया, बट हमें तो भारत वाले की बात करनी है। ये जो पर्टिकुलर इलाका है ये है थार का मरुस्थल, है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे राजस्थान के मैदान, है ना। अभी इसकी अपन बिल्कुल डिटेलिंग करेंगे कि क्या क्या इसमें चीजें पढ़ने वाली है, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए, सारी बात करेंगे। तो ये थार का मैदान, थार का मरुस्थल जो है इसको हम क्या कहेंगे, राजस्थान के मैदान। उसके बाद देखो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए पंजाब है, पंजाब के जस्ट नीचे यहाँ पर हरियाणा राज्य है ना। पंजाब और हरियाणा राज्य के अंदर जो मैदान बने हैं जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं, इनको हम क्या कह देंगे, इनको हम कहेंगे पंजाब हरियाणा के मैदान, ठीक है। इसके बाद आप देखो भारत के बिल्कुल सेंटर में आ जाओ, यहाँ पर आपको गंगा यमुना और इसकी सहायक नदियां देखने को मिल रही हैं। अब देखिए गंगा यमुना और इसकी सहायक नदियों की अगर अपन बात करें तो ये नदियां जो बनी है, ये नदियों के द्वारा जो मैदान बने हैं, बेसिकली ये मैदान जो है ये पूरा मैदानी प्रदेश जो है गंगा यमुना और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। आप अगर इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार आपको मिलेगा यहाँ उत्तराखंड में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल के अंदर भी इसका विस्तार है। ये जो पूरा मैदानी प्रदेश है बीच में भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है, इसी को हम कहते हैं गंगा और यमुना के मैदान। ये मैदान कौन से हैं, गंगा और यमुना के मैदान। फिर आप देखें इस तरफ ये एक पार्ट दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी आती तो तिब्बत से है
हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है, उसके बाद आ जाती है असम राज्य में। असम राज्य में क्या होता है कि एक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है यहाँ पर असम राज्य के अंदर बड़े उपजाऊ मैदान बनाए गए। हालांकि बाढ़ प्रभावित है, सबसे ज्यादा भारत में बाढ़ प्रभावित राज्य असम है, सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है, वो बात तो सही है, परंतु फिर भी ये मैदान बड़े उपजाऊ है। तो ये 4 नंबर जो अपन ले लेंगे, ये अपन करेंगे असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए इन 4 मैदानों को मिला के ही हम सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी मैदानी प्रदेश। भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश में ये 4 बातें आती हैं। बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे राजस्थान के मैदान। लोकेशन का आपको आइडिया हो गया, ये राजस्थान का जो बिल्कुल पश्चिमी वाला भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर को टच करता है, इसी को अपन राजस्थान के मैदान कहते हैं। इसको रेस्ट ऑफ द प्लेन से है ना, जो माउंटेन रेंज अलग करती है वो माउंटेन रेंज है अरावली। देखो अरावली माउंटेन रेंज ना ऐसी है, गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान को क्रॉस करती है, हरियाणा, देन दिल्ली। दिल्ली में एक पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, रायसीना हिल्स, जिसपे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो एक्चुअली अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। समझ रहे हैं आप? तो देखो राजस्थान के अंदर अरावली के वेस्ट में अगर आप जाओ, पश्चिम में आप जाओ, तो ये पूरी जो लोकेशन आपको दिख रही है राजस्थान में, ये कौन से है, राजस्थान के मैदान। तो अपन पहले इसकी बात करते हैं कि राजस्थान के मैदानों में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो आप देखें, सबसे पहली बात तो राजस्थान का मैदान जो है, राजस्थान के जो मैदान है वास्तव में ये क्या है, ये महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल, या जिसको आप क्या कह देते हो, थार का मरुस्थल। इट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये भारत का महान मरुस्थल है जिसका विस्तार 2 देशों में है, एक पाकिस्तान, एक भारत। अब हम इसको मरुस्थल या डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम रहता है, 25 सेंटीमीटर से कम रहता है। देखो ऐसा कोई भी जगह जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा उसको हम डेजर्ट बोलेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि डेजर्ट में 50 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए एटसेट्रा। आप लद्दाख चले जाओ, लद्दाख बहुत हाइट पे है बट बारिश कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इसीलिए लद्दाख भी हमारा एक मरुस्थल है, बट इट इज ए कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, जबकि हम भारत के थार मरुस्थल की बात करें एकदम गर्म मरुस्थल है। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, अगर अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चले कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप देखिए यहां की कुछ भौतिक विशेषताएं, यहां की भौतिक विशेषताएं निम्न है। द फिजिकल स्पेशलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्लेन्स आर एज फॉलोज। कौन कौन सी फिजिकल स्पेशलिटीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा बालू का स्तूप। बालू का स्तूप को आप कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। बेसिकली क्या होता है, इतने लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती ना, तो मिट्टी के अंदर ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है। देखो ह्यूमिडिटी यानी कि नमी होती है ना मिट्टी में, तो मिट्टी पकड़ी हुई रहती है, मिट्टी के कण पास पास रहते हैं, मिट्टी एकदम सेट रहती है, सॉइल जो है। पर अगर आप सोचो बिल्कुल ही सूखी मिट्टी हो जाएगी, उसके सारे कण दूर दूर हो जाएंगे, हवाओं के साथ क्या होगा, ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाएगी। तो मरुस्थल में भी यही बात है, बारिश तो होती नहीं है, दूर दूर तक आपको एकदम सैंड मिलेगी जिसको बालू मिट्टी बोलते हैं। अब हवा के साथ ये बालू मिट्टी एक जगह से दूसरी स्थान पर चली जाती है और डिपॉजिट होने लग जाती है। आपने देखा होगा बालू मिट्टी बहुत तरीकों से डिपॉजिट हो सकती है, इस तरीके से डिपॉजिट हो सकती है, बालू मिट्टी इस तरीके से डिपॉजिट हो सकती है, बहुत सारे इसके आकार बन सकते हैं, है ना, जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बालू मिट्टी के जो डिपोजिशन है, जमाव है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और इनके बनने का कारण क्या है, इनके बनने का कारण है यहाँ चलने वाली पवने, विंड्स को कोई रोकने वाला नहीं है ना, तो ये मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके इकट्ठा कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बालू का स्तूप का उदाहरण देता हूँ कि भाई ये बालू का स्तूप दिखता कैसा है। तो आप देखिए, आपको एक मैं एग्जांपल दूं कि वास्तव में ये आपको किस तरीके से एक डेजर्ट आपको दिखाई दे सकता है। आप ये देखिए, ये जैसलमेर का डेजर्ट है, जैसलमेर का नाम आपने सुना होगा, जैसलमेर का ये डेजर्ट बड़ा फेमस है। आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी इकट्ठी है, इसी को अपन सैंड ड्यून बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, सैंड ड्यून्स कई टाइप के हो सकते हैं, स्टार लाइक हो सकते हैं, तारानुमा हो सकते हैं, पैराबोलिक हो सकते हैं, इस तरीके से पैराबोला बनता है ना, हेयर पिन जैसा, ऐसा हो सकता है,
इस तरह से एक दूसरे के चिपके हुए हो सकते हैं, जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर सैंड ड्यून्स बोलते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्याकार बोलते हैं। बट इसमें से हमारे लिए जो बड़ा काम का है ना, वो सैंड ड्यून्स है बरखान। वो सैंड ड्यून कौन सा है? बरखान। देखो बरखान क्या होता है, बरखान भी एक प्रकार का है तो सैंड ड्यून ही है ना। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ऐसी होती है BARCHAN, बरचान लग सकता है आपको, बट इसका प्रोनाउंसिएशन बरखान ही है ना। तो एक्चुअली ये बरखान क्या होता है, इसका आकार है ना क्रिसेंट मून जैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। मतलब एक तरफ से तो इसमें ऐसी ढलान होगी, दूसरी तरफ से कैसा लगेगा, ये इस तरीके का लगेगा, जैसे कोई मिट्टी यहां से उड़ा के ले गया हो, है ना, आधे चांद की तरह लगेगा। तो ऐसा कब होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब पवनें एक ही तरफ से लगातार चलती है तो वो यहां से क्या करती है, मिट्टी को उड़ा लेती है, और दूसरी इसकी वजह से यहां से मिट्टी जितनी उड़ती है उतना ही ये नीचे धंसता जाता है, इससे ये बरखान बन जाते हैं। हमने स्पेशली बरखान क्यों पढ़ा है, देखो हवाओं के साथ जो सबसे ज्यादा मूव होता है ना, सबसे ज्यादा जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जगह बदलता है, वो बरखान ही बदलता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक घटना होती है जिसको बोलते हैं अपन मार्च ऑफ रेगिस्तान, मार्च ऑफ डेजर्ट। इंग्लिश में लिखेंगे तो डेजर्ट लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो रेगिस्तान का मार्च लिखेंगे। रेगिस्तान का मार्च क्या होता है, मरुस्थलों का फैलना, है ना। अगर मरुस्थल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो उनका विस्तार है और ज्यादा फैलने लग जाए, मिट्टी उड़ उड़ कर उपजाऊ इलाकों में चली जाए, तो इसे रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। और रेगिस्तान का मार्च सबसे ज्यादा कौन करता है, बरखान करता है। ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते हैं, मतलब आप रात को कोई बरखान देख के गए हो सकता है ऐसे सैंड ड्यून्स में भी होता है, जरूरी नहीं वो बरखान हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद वो वहां से गायब हो जाए, उसकी कोई नई लोकेशन हो जाए, है ना। तो ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे क्या है, एक तो आपको दिशा भ्रम हो सकता है, अगर आप इसके भरोसे हैं कि यहाँ पे कोई बरखान आएगा, उससे अपन लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, एक तो ये भ्रम हो सकता है। दूसरा भ्रम क्या हो सकता है आपको, दूसरा क्या नुकसान क्या होता है आपको, आपका डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है, यानी कि जो बंजर भूमि है वो ज्यादा बढ़ती है, जबकि उपजाऊ भूमि कम होती रहती है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसे अर्धचंद्राकार कैसे बन सकता है, आप तो ऐसी बातें करते हैं। तो देखो, आप अगर जैसलमेर नहीं गए हैं तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि बरखान वास्तव में दिखता कैसा है। आप ये वाला देखिए, ये एक तरीके से आपको देख पा रहे हैं आप, एकदम यहाँ पर कैसा हो गया है, एक खड्डा सा हो गया है ना, जबकि दूसरी तरफ इसकी क्या है, पूरी स्लोप है, ढलान है। इसको एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। ओके, तो प्लेन्स ऑफ राजस्थान के मरुस्थलों की 2 विशेषताएं आपने पढ़ी, एक पढ़ी सैंड ड्यून, दूसरी पढ़ी बरखान। अब तीसरी देखो क्या होती है, तीसरी विशेषता जो है हमारे पास वो है प्लाया लेक्स, प्लाया झीलें, प्लाया लेक्स। इसके लिए अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको दूं कि प्लाया लेक को आप कैसे डिफाइन करोगे, किसी को कैसे समझाओगे, तो आप सीधा सा लिख देना, क्या बालूका स्तूपों के मध्य, बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थाई झीलें, अस्थाई झीलें क्या कहलाती हैं, बालूका प्लाया लेक्स कहलाती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे भाई थोड़ा बहुत मानसून क्या है राजस्थान तक पहुंचता है, बारिश भी होती है। अब जब बारिश वगैरह होती है ना, तो क्या होता है, जैसे कोई 2 सैंड ड्यून्स वगैरह है ना, इनके बीच का जो ये इलाका है, बीच वाला निचला इलाका है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है, बारिश का पानी जो है वो जमा हो जाता है, बट ये लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता है। अब जैसे धीरे धीरे क्या होगा, बारिश, सूर्य का प्रकाश होगा, धूप होगी, पानी थोड़ा जमीन में भी जाएगा, तो थोड़े टाइम तक तो ऐसा बहुत बड़ा भरा हुआ लगता है कि पानी भरा हुआ है, बट समय के साथ वो सूख जाता है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, ये कैसी झीलें हैं, ये अस्थायी झीलें हैं, टेम्परेरी लेक्स है। द टेम्परेरी लेक्स बिटवीन द सैंड ड्यून्स इज नोन एज प्लाया लेक। ओके, अब प्लाया लेक्स के अलावा अगर अपन राजस्थान में देखें ना, तो आपको बहुत सारी खारे पानी की झीलें मिलेगी। ऐसा पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। राजस्थान में आप जाओ, सांबर, डेगाना, डीडवाना, नावा, कुचामन, पचपदरा, कावोद, इतनी सारे खारे पानी की झीलें हैं, और वो भी क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी लोकेशन पर है, मतलब राजस्थान के इन मैदानों में ही है, बाकी आपको इतनी सारी कहीं नहीं मिलती। तो एक क्वेश्चन एक मतलब दिमाग में एक बात आ जाती है कि भाई ऐसा क्या है कि राजस्थान में इतनी सारे खारे पानी की झीलें। तो इसके लिए देखो, आपको हमारा अपना जो एक लेक्चर है जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर हमने वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की बात करी है ना, जिसमें हम थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट बाय वैगनर नहीं हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि भाई अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उनके बीच में एक तैतिस सागर था। तो बेसिकली क्या है, राजस्थान के अंदर
जो खारे पानी की झीलें मिलती हैं, सलाइन लेक मिलती है, सलाइन लेक बोलो या एंडोथर्मिक लेक्स भी बोल सकते हैं इनको, खारे पानी की झीलों को। तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें मिलती हैं ये प्राचीन टैथिस सागर का अवशेष है, ये प्राचीन टैथिस सागर का अवशेष है। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने इसको प्लाया लेक क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये परमानेंट, ये टेम्परेरी नहीं है, ये स्थायी प्रवृत्ति की है। क्या होता है कि ये कुछ ऐसे निचले इलाके हैं, ऐसे खड्डे हैं, जब टैथिस सागर खत्म हुआ ना तो टैथिस सागर का जो खारा पानी था ना इन खड्डों में जमा हो गया। अब क्या होता है, मानसून वगैरह जब आता है ना तो ऐसे चैनल्स बने हुए हैं, स्ट्रीम बने हुए हैं, छोटे मोटे नदी नाले जो हैं वो बारिश का सारा पानी लाके कहाँ डालते हैं, इस झीलों में डाल देते हैं, है ना। झीलें काफी भर जाती है तो साल भर के लिए क्या यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। काम नहीं आता है, नमक बनाने के तो काम आ जाता है, पीने के पानी में काम नहीं आता क्योंकि पूरा पानी क्या है, खाली है। जैसे आप राजस्थान में जाओ आपको मिलेगी सांभर लेक, सांभर झील। सांभर झील आपको पता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी, सांभर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा, सेकंड नंबर पे कौन आती है, सांभर लेक आती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा सांभर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% प्राप्त किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का ऑलमोस्ट कितना, 8.7% कहां से आता है, सांभर लेक से आता है। ओके, तो बेसिकली खारे पानी की झीलों में अगर मैं कुछ अन्य आपको एग्जांपल दूं सांभर के अलावा, जैसे सांभर झील तो है ही है, इसके अलावा डेगाना, डीडवाना, कावोद, कुचामन, पचपदरा, ये सब भी हमारी खारे पानी की झील है। नाम याद रखना है ना। ये क्या झीलों के टाइम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सांभर झील कहां पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। मीठे पानी की झीलों के क्वेश्चन आते हैं तो खारे पानी के भी आ सकते हैं। तो आप ये कुछ झीलों के नाम याद रखिएगा, सांभर, डेगाना, डीडवाना, कावोद, कुचामन और पचपदरा, ये सारी झीलें कैसी है, खारे पानी की झीलें। तो आपको आइडिया हुआ कि राजस्थान के मैदान में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर जो भौतिक विशेषताएं आती है उन पर क्वेश्चन आएंगे। भाई बालू का स्तूप क्या होता है, बरखान क्या है, मार्च ऑफ डेजर्ट क्या है, प्लाया लेक्स क्या होती हैं, अस्थायी झीलें, है ना। लेक्स कई टाइप की होती है, जैसे अपन आगे चल के पढ़ेंगे तो हमको लेगून पढ़ना पड़ेगा, लेगून, बैक वाटर लेक या पश्च कयाल, ये क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा हमको। तो प्लाया लेक भी एक लेक्स का ही एग्जाम्पल है। तो देखिए अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, सबसे पहले हमने किसकी बात करी, राजस्थान के मैदान की। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे आप देखो तो वो कौन से है, पंजाब हरियाणा के मैदान। लोकेशन आपको समझ में आई पंजाब और हरियाणा के मैदानों की, ऑब्वियस सी बात है पंजाब और हरियाणा राज्यों में। अब देखो यहाँ पे बाकी सारी नदियां तो नहीं है ना, तो देखो सिंधु नदी है, सिंधु नदी चली गई पाकिस्तान में, ना देखो झेलम नदी है, ना चिनाब है, रावी का थोड़ा पार्ट है हमारे पास, रावी नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। उसके बाद व्यास और सतलुज का अच्छा खासा मैदानी भाग हमारे पास मौजूद है। तो फिर वही सवाल आता है कि इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, तो चलिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो सेकंड नंबर हम ले रहे हैं कौन से मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान। तो देखिए सबसे पहली चीज तो क्या हुई कि इन मैदानों का निर्माण किससे हुआ है, इन मैदानों का निर्माण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। मैदानों का निर्माण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। फिर एक क्वेश्चन और बन जाएगा बेट, एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बेट। क्या इन मैदानों में जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत वाले मैदान पाए जाते हैं जिन्हें
स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। क्या है, इतने लंबे समय तक, अभी आप देखिए रिसेंटली 2023 के अंदर जो मानसून के अंदर बारिश आई तो हिमालय के इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी बारिश हुई। इससे आप देखिए दिल्ली के अंदर यमुना नदी जो है वो फ्लड लेके आ गई, पंजाब के अंदर भी कई इलाकों में जो है फ्लड आ गई थी। तो ये बाढ़ जब आती है ना तो नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में क्या लेके आती है, मिट्टी बहा कर लेके आती है। तो ये मिट्टी जो है यहाँ के मैदानों में जमा हो जाती है और जमा होने से क्या कंटिन्यूसली लेयर बाय लेयर क्या हुआ है, जलोढ़ मिट्टी के एलुवियल सॉइल की बहुत मोटी परत जो है वो यहाँ पर जमा हो गई है। इसी कारण से यहाँ पर बहुत उपजाऊ मैदान बन गए हैं। मोटी जलोढ़ मिट्टी की परत वाले जो मैदान है इन्हें स्थानीय भाषा में अपन किस नाम से जानते हैं, बेट के नाम से जानते हैं। फिर देखो एक चीज आपको जो और सीखनी है यहाँ पर, वो क्या है, दोआब। वो क्या है, दोआब। तो दोआब के लिए क्या शब्द है, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। बेसिकली क्या होता है, आब है ना, आब अरबी भाषा का शब्द है, समझ रहे हैं आप। आब कैसा, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी या नदी। दो आब, दो नदी के बीच का स्थान। जैसे क्या होता है, ये दो नदियां चल रही हैं, है ना, तो इनके बीच में क्या होगा, नदियों की जो मिट्टी है ना, नदियां जो मिट्टी लेके आती है बहुत उपजाऊ होती है, वो मिट्टी हमेशा आके जमा होती जाएगी। इसी के कारण दोआब का क्षेत्र हमेशा से क्या माना जाता है, बहुत उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बेसिकली आप देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले नदियां देखी थी ना, नदियां कौन कौन सी थी, देखो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। देखो इनका क्रम भी यही है। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आओगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ आओगे तो नदियों का क्रम भी आपको यही मिलेगा। सबसे ऊपर मिलेगी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब देखो दो नदियां और इनके बीच का उपजाऊ क्षेत्र, तो देखो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है उसको कहा जाता है सिंध। हालांकि हमारे पास नहीं है, इसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में चला गया। झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है उसको कहा जाता है चाज। क्या कहा जाता है, चाज, है ना, झ झंडे वाला ये। चिनाब और रावी के बीच का जो दोआब है इसको कहते हैं रिचना। रावी और व्यास के बीच का दोआब है इसको कहते हैं वारी। और व्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब है इसको कहते हैं बिस्त। बिस्त, समझ रहे हैं आप। तो दो नदियों के बीच का दोआब क्या कहलाता है, इन नामों से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे दोआब कितने कितने हैं, देखो सिंध, चाज, रिचना, वारी और बिस्त। पंजाबी में 5 को कहते हैं पंज। पंज क्या हो गए, आबा हो गए, इसलिए जगह का नाम क्या हो गया, पंजाब। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पंजाब हरियाणा के मैदान में से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से आएगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के बीच में जो दोआब बने हुए हैं आपको उनको याद करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो देखिए वापस से एक बार आपको मैं अपना चार्ट दिखा देता हूं। ये देखिए अभी हमने कौन से मैदान करे, राजस्थान के मैदान, उसके बाद हमने कौन से करे, पंजाब हरियाणा के मैदान। नेक्स्ट अपन देखते हैं गंगा और यमुना के मैदान। अगले मैदान अपन कौन से करेंगे, गंगा और यमुना के मैदान। अगला अपन कौन सा करेंगे, 3 नंबर, गंगा यमुना के मैदान। ठीक है, देखो गंगा यमुना के जो पर्टिकुलर मैदान है, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इनका निर्माण गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया होगा। देखिए ये भारत के सबसे बड़े तथा सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे बड़े तथा सबसे उपजाऊ मैदान है। ठीक है, फिर आप अगर देखें तो इनका विस्तार अगर मैं आपको बताऊं कि ये कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं, इनका अगर मैं विस्तार करूं, देखो वैसे तो मुख्य राज्य, मुख्यतः मतलब इंपॉर्टेंटली कहाँ कहाँ पर है,
मुख्यतः देखो आपको जाएंगे तो ये आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये आपको मुख्यतः उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट इसका कुछ पार्ट जो है ना आपको वेस्ट ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, वो भी गंगा यमुना के मैदान का ही पार्ट है। सम पार्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो भी इसी का भाग है। थोड़ा सा पार्ट झारखंड का वो भी इसके अंतर्गत आता है। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है गंगा यमुना के मैदानों का वो किस तरफ है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब आप देखो, ये मैंने एक मैप लिया है, इसके अंदर आपको थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। जैसे आप देखें, ये यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, ये पूर्वी राजस्थान आ गया इसमें, है ना, सम पार्ट एमपी आ गया। ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा पश्चिम बंगाल आ गया यहाँ पर। ये पूरा इलाका गंगा यमुना के मैदानों के नाम से जाना जाता है। अब इसको क्या है, अपन अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ने के हिसाब से 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 3 टुकड़ों में क्या तोड़ सकते हैं आप देखें। सबसे पहला टुकड़ा जो है आप वो देखो यहाँ पर है, ये वाला, ये जो टुकड़ा है बेसिकली इसको अपन कहते हैं अपर गंगा मैदान या ऊपरी गंगा मैदान। ये कौन सा है, 1 नंबर लगा रहा हूं मैं, इसको अपन क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा मैदान। मोस्टली क्या है, ये वाला पार्ट जो पड़ता है ना, ये पड़ता है उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सम पार्ट राजस्थान। ये वाला पूरा ऊपरी गंगा मैदान कहलाता है। अभी इसकी विशेषताओं की भी बात करेंगे कि ऐसा क्या है यहाँ पर। सेकंड नंबर अगर आप देखें तो आप यहाँ पर आ जाओ, ये जगह, ये जगह, ये बीच में यूपी और पूरा बिहार इसके अंतर्गत आ जाता है। ये मोस्टली कौन है? मोस्टली ये उत्तर प्रदेश और बिहार है। मोस्टली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार। इसको अपन किस नाम से पढ़ेंगे? इसको अपन बोलेंगे मध्य गंगा मैदान, मिडल गंगा प्लेन्स। ये कौन से हैं? अपर गंगा प्लेन्स, ये है मिडल गंगा प्लेन्स। और सबसे लास्ट में आप यहाँ पर आ जाओ, ये वाला, ये जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन, यानी कि निम्न गंगा मैदान। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे निम्न गंगा मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा हो गया कहाँ पे? आपको यूपी बिहार में। और ये लोअर गंगा मैदान आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे आता है इस पे? देखो, इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा इन तीनों जो अपन ने डिवीजन किया ना, इसमें कुछ ना कुछ इसकी भौतिक विशेषताएं मिलती है। क्वेश्चन हमेशा वहां से आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप अगर ऊपरी गंगा मैदान के अंदर जाओगे ना, तो आपको मिलेगा, एक सेकेंड, ऊपरी गंगा मैदान में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा भाबर और तराई। ये क्या होते हैं अभी अपन इनकी चर्चा करेंगे, बट ऊपरी गंगा मैदान में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भाबर और तराई। ऐसे कैसे? आप देखो, अगर आप जाओ कहां पर? मध्य गंगा के मैदानों में। तो मध्य गंगा के जो मैदान है वहां पर आपको मिलेंगे, ब्राइट कलर ले मैं, ये वाला देखो। मध्य गंगा के मैदानों में अगर आप जाएंगे तो आपको एक तो मिलेगा यहाँ पे खादर, है ना, एक आपको मिलेगा बांगर, एक आपको मिलेगा भूड़ और एक आपको मिलेगा रेह। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये मध्य गंगा के मैदानों में मिलेगा। इसके अलावा आप निम्न गंगा के मैदान में आ जाओ तो आपको मिलेगा क्या? डेल्टा। निम्न गंगा के मैदानों में आपको क्या मिलेगा? डेल्टा। तो ये एक्चुअली ये सब होते क्या है? अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो इस पे बनेगा कि भाई खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, बूढ़ क्या होता है, रे क्या होता है, डेल्टा किसको कहते हैं, इस पे अपना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अपन बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अपन ऊपरी गंगा मैदान को ले रहे हैं। सबसे पहले अपन किसको ले रहे हैं? ऊपरी गंगा मैदान। देखो, मेरा ज़्यादा फोकस रहता है क्वेश्चन क्या बन सकता है ना, क्योंकि हम ज़्यादातर जो टारगेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको टारगेट करें। अब लिखने का, समझाने का, डिस्क्रिप्शन का तो मामला है नहीं, इसलिए मेरा ज़्यादातर फोकस इस पे रहता है। जैसे आप देखो, ऊपरी गंगा मैदान के अंदर अगर आप जाओगे तो जैसे अभी मैंने आपको बोला भाबर, है ना,
और दूसरा मैंने आपको बोला तराई। इसके लिए क्या है, देखो आपको मैं एक पहले मैं लिख ही देता हूं ऐसे पूरा ही। मध्य गंगा, मध्य गंगा मैदान में देखो हमने क्या क्या करा, एक तो खादर, बांगर, एक करा हमने भूड़, एक करा रेह, और फिर तीसरा जो है वो है निम्न गंगा मैदान, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे डेल्टा। देखो क्या होता है, आप ऐसा समझो, मैं आपको बताऊं, जैसे ये हिमालय की जो नदियां हैं ना, इनका जो ओरिजिन होता है, जैसे आप गंगा नदी को ही ले लीजिए। गंगा नदी निकलती है गोमुख गंगोत्री से, है ना, एक ग्लेशियर है, काफ़ी हाइट पर है, वहाँ से ये नदी निकलती है, काफ़ी देर ढलान पर बहती है, उसके बाद मैदानों में आ जाती है, और फाइनली फिर ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी तक का अपना पूरा सफ़र तय करती है। जब मानसून वगैरह आता है ना, पहाड़ों में बहुत अच्छी भारी बारिश होती है, और जब पहाड़ों में अच्छी बारिश होती है तो नदी के अंदर पानी बहुत तेजी से आता है, रफ्तार से आता है। अब नदियाँ सोचो, आप पहाड़ों की ढलान पर बह के आ रही है, तो ये नदियाँ क्या करती है, रास्ते में अपने साथ जो भी छोटे बड़े कंकड़ पत्थर, बड़ी चट्टाने, सबको बहा के पहाड़ के नीचे लेके आ जाती है। समझ रहे, मानसून काल में पर्वत की ढलानों पर बहने वाली नदियों का पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और अपने साथ छोटे बड़े कंकड़ पत्थर और चट्टाने लेके आ जाता है। अब जैसे ही देखो पहाड़ की ढलानें खत्म होती है, जहां पर जैसे कोई ये पहाड़ है, इसकी ढलान जहां पे खत्म हो रही है ना, तो ये जो थोड़ा फ्लैट इलाका आ गया है, इसको अपन बोलते हैं पर्वतीय पद, इसको अपन क्या बोलते हैं, फुट हिल। क्या बोलते हैं, फुट हिल। जैसे ये पर्वतीय पद आते हैं तो यहां पर क्या होता है, नदी के साथ में जो छोटे बड़े कंकड़ पत्थर नदी लेके आई थी, वो नदी के दोनों तरफ, नदी के बीच में एक श्रृंखला के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, एक सीरीज के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। नदी के दोनों तरफ, नदी के बीच में आपको पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए मिलेंगे। आप ऋषिकेश चले जाओ, उससे थोड़ा ऊपर देवप्रयाग चले जाओ, आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे बड़े पत्थरों की जो श्रृंखला है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, नदियां अदृश्य टाइप की हो जाती है। क्यों, सारा पानी तो पत्थरों के नीचे से बह रहा है, तो फिर आपको पानी दिखेगा कैसे, है ना। तो भाबर क्षेत्र क्या है, पर्वतीय पदों में नदी के किनारों पर पाई जाने वाले छोटे बड़े कंकड़ पत्थर और चट्टानों की जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। फिर देखो क्या होता है, नदी थोड़ी आगे बढ़ती है, जब थोड़ा बहुत मैदानों का टच आता है, नदी के किनारों पर क्या होने लग जाता है, नदी के किनारों पर दलदल बन जाता है। नदी के किनारों पर क्या बन जाता है, दलदल, आर्द्र क्षेत्र बन जाता है। नदी के किनारों पर दलदल या आर्द्र क्षेत्र बन जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, इस आर्द्र क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई। मतलब दलदल होता है ना, कीचड़ टाइप का बन जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, तराई बोलते हैं। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, वो अपने औषधीय वनों के लिए प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप देखिए नदी आगे बढ़ती है, नदी अपने साथ हमेशा मिट्टी बहा के लाती है। आप कभी हरिद्वार जाओ, आप वहां से कोई गंगा जल वगैरह भर के लाते हो, तो आप देखना, जब आप वो भर के लेके आते हो तो नदी का पानी बड़ा गंदला सा, मटमैला सा लगता है, बट थोड़ी देर आप पानी को, उस बर्तन को रख दो, सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो नदी के पानी में हमेशा मिट्टी होती है। और गंगा और इसकी जैसी जो सहायक नदियां हैं, ये बाढ़ तो लेके आती ही आती है। बाढ़ क्या है, नदी जब अपने किनारों को तोड़ के, नदी का पानी जो है वो अलग अलग खेतों में घुस जाए, घरों में घुस जाए, गाँवों में घुस जाए, तो यही तो चीज़ बाढ़ होती है। अब नदी का पानी जब इन खेतों वगैरह में घुस जाता है, तो नदी के पानी में जो घुली हुई मिट्टी है, वो मिट्टी भी इन खेतों वगैरह में पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पानी सूखेगा, बाढ़ का पानी उतरेगा, है ना। हमेशा तो बाढ़ भरी हुई नहीं रहेगी ना, पानी भरा हुआ नहीं रहेगा, धीरे धीरे पानी कम होगा, कुछ वाष्पीकरण हो जाएगा, कुछ जमीन सोख लेगी, पर पूरे खेत के ऊपर नदी जो वो मिट्टी बहा के लाई थी ना, उस मिट्टी के जमाव हो जाएंगे पूरे खेत पर। नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी ये पूरे खेत पर जमा हो जाएगी, है ना। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई ये जो नई जलोढ़ मिट्टी है, न्यू एलुवियल सॉइल है, विच इज हाईली फर्टाइल, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इस मिट्टी को अपन क्या कहते हैं, खादर। उपजाऊ मिट्टी आ गई, फटाफट खेती कर लो, एक फसल दो फसल आपने निकाल ली, है ना। अब मिट्टी सूखती है, हवाएं चलती है,
हवाएं इस मिट्टी को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाएंगी। अब मिट्टी का उपजाऊपन तो वैसे ही खत्म हो गया है, बाकी बची कुची कसर हवाओं ने ऊपर ऊपर की परत उड़ा के दूसरी तरफ ले जाके कर दी है। ऐसी मिट्टी जो यहां से उड़कर दूसरे इलाकों में चली जाती है, वहां पर जाकर ये मिट्टी ऊंचे इलाकों में जमा हो जाती है। उपजाऊपन इनका ज्यादा नहीं होता है, नदी के किनारों से ये बहुत दूर होती है। ऐसी अनुपजाऊ मिट्टी के लिए हमारे पास क्या शब्द है? बांगर शब्द है। हमारे पास क्या शब्द है? बांगर। समझ रहे? खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, निचले मैदानों में मिलती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है। उपजाऊपन कम होता है या बिल्कुल ही बंजर होती है। क्या होता है, नदी के किनारों पर कई बार बहुत गहरे खड्डे हो जाते हैं, किनारों पर दूर दूर तक आपको खड्डे मिलते हैं। अब क्या होता है, इन खड्डों के अंदर नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जब नदी की धारा थोड़ी थोड़ी सिकुड़ती है ना, तो क्या होता है, धारा के सिकुड़ने से नदी के किनारों पर क्या है, ये छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, है ना। और इन गड्ढों में क्या होता है, नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। इन गड्ढों में क्या होता है, नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे खड्डे होते हैं। तो ऐसे खड्डों को ही क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। भूड़ क्या है? नदी के किनारों पर पाए जाने वाले खड्डे जिनके में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपन भूड़ कहते हैं। फिर एक चीज अपन ने और देखी, रेह या कल्लर। रेह या कल्लर क्या होता है कि नदी के किनारे पर अक्सर क्या होता है, जैसे काफी दूर जब नदी के किनारों पर पानी वगैरह इकट्ठा होता है ना, तो पानी के सूखने के बाद वहां पर जमीन के ऊपर एक सफेद नमकीन परत आ जाती है, एक सफेद परत आ जाती है। थोड़ा दूर होता है, नदी का पानी है, कोई वहां पे इकट्ठा रहा था। अब क्या है, नदी के पानी में खनिज लवण भी तो खूब सारे होते हैं, है ना, मिनरल्स भी तो होते हैं। अब पानी जब सूखता है ना, तो ये जो मिनरल्स की परत है वो एकदम सफेद और ऐसे चमकीली टाइप की दिखाई देती है। तो ऐसी सफेद चमकीली परत को ही हम क्या कहते हैं? सफेद चमकीली परत को रेह या कल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेह या कल्लर। तो आपको समझ में आया, भूड़ तो क्या है? खड्डे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। कल्लर क्या है? रेह क्या है? जमीन पे पानी सूखने पर एक सफेद रंग की परत आ जाती है, उसको रेह या कल्लर कहा जाता है। फाइनली देखिए, नदी अपने समापन पर पहुंच गई है। नदी का समापन कहाँ होता है? नदी का समापन समुद्रों के अंदर होता है। अगर कोई नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट जाए, नदी क्या हो? अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट जाए, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों होता है? देखो, एक तो नदी में पानी बहुत कम हो जाता है, इतनी दूर तक नदी अपना पानी लेके जा रही है ना। एक तो क्या होता है, नदी के में पानी की बहुत कम मात्रा हो जाती है, दूसरा नदी का ढलान बहुत कम हो जाता है ना। ऐसी स्थिति में नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। अगर ये घटना हो जाए, नदी समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाए, तो फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा। समझ रहे आप? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है, जिसको अपन सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। समझ रहे आप? तो दोस्तों, इस एक चित्र के अंदर आपको पूरा के पूरा गंगा यमुना का मैदान समझना है। भाबर, नदी के किनारों पर पर्वतीय पदों में पाए जाने वाले पत्थर, तराई, दलदली क्षेत्र जहां पर वनस्पति उग जाती है, वो हिमालय की वनस्पति बड़ी उपजाऊ है यहाँ पर। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। भूड़, नदी के किनारे पर खड्डे। रेह, जमीन के ऊपर आने वाली सफेद परत। डेल्टा, समुद्र में गिरने से पहले नदी का अनेक धाराओं में विभाजित हो जाना। ठीक है, अगली देखिए, अभी हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि भाबर कैसा दिखता है, तराई कैसी दिखती है और डेल्टा कैसा दिखता है। अभी बस अगली स्लाइड में मैं आपको यही बताऊंगा। देखिए, आप अगली स्लाइड में आप देखिए कि आपको ये कैसा दिखाई देता है। ये देखिए आप दोस्तों, ये आपको एक पर्वतीय पद दिखाई दे रहा है ना। आप ये देखें, ये पहाड़ है पूरा, है ना। नदी यहां से बहकर आई है, ये नदी यहां से बहकर आई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नदी के किनारों पर चारों तरफ आपको छोटे बड़े पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं ना। यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? यही क्षेत्र हमारा भाबर कहलाता है। आप जैसे यहां पर आ जाओ, अब आपको ये नदी के किनारे पर ये दलदल जैसा नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ वनस्पति, किनारे बहुत गीले रहते हैं, है ना। ऐसा क्षेत्र जो है, इसको अपन तराई बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? तराई। अब जैसे मैं आपको डेल्टा बताऊं, भाई खादर मांगर तो मिट्टी है, वो मिट्टी का तो मैं बता नहीं सकता आपको, है ना।
बट मैं आपको डेल्टा ज़रूर बता सकता हूँ कि डेल्टा कैसा दिखाई देता है। नदियाँ जब समुद्र में गिरती है तो आप देखो कुछ इस टाइप की संरचना बन जाती है, इस टाइप की। आप ये देखिए, नदी समुद्र में गिरने से पहले क्या हुआ है, अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट गई है, कुछ इस तरीके से। नदी के आप देखो ज़मीन के टुकड़े हो गए, ये इस तरीके से, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये है डेल्टा। अगर नदी सीधी समुद्र में जाके गिरे, आप देखो सीधी नदी कहाँ जाके गिरी है, समुद्र में। जहाँ पे पानी गिरता है ना, यहाँ पे क्या गहरा खड्डा भी हो जाता है। तो अगर नदियाँ अलग अलग धाराओं में बटने की बजाय अगर सीधी जाके समुद्र में गिरे तो इसको अपन क्या कहते हैं, ज्वारमुख नद बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया डेल्टा और एस्चुरी। एस्चुरी आगे आएगी, मैं बता दूंगा। फिलहाल हमने किसकी बात कर ली, डेल्टा की। तो दोस्तों ये हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है। इसमें आप देख लीजिए, मैंने आपको एक एक चीज़ करा दी है। आप एक एक लाइन में अगर अपन को लिखना चाहे भाबर, तो पर्वतीय पदों में नदी के किनारों पर पाए जाने वाले कंकड़, पत्थर व चट्टानों की श्रृंखला, ये क्या कहलाती है, भाबर, है ना। भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती है। फिर तराई, नदियों के किनारों पर पाया जाने वाला दलदली क्षेत्र, इसको अपन क्या कहते हैं, तराई। फिर देखिए हमारी बात हुई खादर। खादर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कि कैसी होती है, उपजाऊ होती है और निचले को क्या कह सकते हैं अपन, निम्न मैदानी भाग में मिलती है, लोअर ग्राउंड में मिलती है। आप ऐसा भी कह सकते हो नदी के पास मिलती है, दोनों चल जाएगा। ठीक है, फिर आपने बात करी किसकी, बांगर की। बांगर को कैसे परिभाषित करोगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कम उपजाऊ और ऊंचे मैदानी भाग में मिलती है। ठीक है, फिर देखो एक और हमने किया, भूड़, नदी के किनारों पर स्थित खड्डे जिनमें पानी भर जाता है, क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। फिर रेह, पानी के सूखने पर जमीन पर आने वाली सफेद नमकीन परत। ओके, फिर क्या रह गया हमारे पास, एक रह गया डेल्टा। समुद्र में गिरने से पहले नदी का अनेक छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाना तथा उनके मध्य एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होना, दलदली क्षेत्र बन जाना, इसको क्या कहते हैं अपन, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आप किसके अंदर याद रखोगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के अंदर गंगा यमुना के मैदानों के अंदर याद करोगे। और चौथा जो अब हम करने वाले हैं वो है हमारे पास कौन सा, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान।
असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये मैदान कौन सी जगह पर है, असम राज्य में है, और ये आपको किस नदी द्वारा बनाए हुए मिलेंगे, इनका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, इनका मैदान निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। देखो अगर अपन ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहाँ चेमा युंगनू ग्लेशियर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम राज्य में बहने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, जहाँ पर इसमें गंगा नदी आकर मिलती है। देखिए असम राज्य के अंदर जो है नदी के द्वारा पूरे असम राज्य में नदी के किनारों पर बहुत ही उपजाऊ मैदान बने हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य बहुत पहाड़ी राज्य है, हिमालय का विस्तार है, यहाँ पर काफ़ी सारी पहाड़ियाँ आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश से जब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ आती है ना, खासकर मानसून सीजन के अंदर, इनके अंदर पानी बहुत तेज़ी से आता है ना, इनके अंदर पानी क्या होता है, बहुत तेज़ी से आता है, और ये पानी अपने साथ बहुत सारा कीचड़, गाद, कचरा, छोटे बड़े कंकड़, पत्थर, ये सब लेके आता है ना। अरुणाचल प्रदेश तो पहाड़ी है, नदी का प्रवाह बहुत तेज रहता है, पर जैसे ही असम में आता है ना तो नदी क्या होती है, ऐसे फैल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, समझ रहे हैं आप, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली भी नदी है। मतलब अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है, द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट, तो असम है, समझ रहे ना, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है कि जब बहुत सारा, आप समझो ना कि इतना सारा नदी जो कचरा लेके आती है ना, ये नदी के बीच में कितने ही सालों से ये कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, हर साल नदी एक नया कचरा, एक नया मलबा लाके नदी के बीच में इकट्ठा कर देती है। अब बीच में इकट्ठा क्यों होता है, अगर आपसे कहें तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है, ऐसे चौड़ी हो जाती है ना, तो ये कचरा क्या बीच में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे नदी में बाढ़ का जो पानी है, जो नदी का पानी है, वो भी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, उतर जाएगा कुछ समय बाद। तो ये पानी जो है ना, इस कचरे के बिल्कुल चारों तरफ से गुजरने लग जाता है। अब लंबे समय से ये आकर बीच में इकट्ठा हो रहा है, तो ये संरचना बेसिकली कैसी बन जाती है, एक द्वीप जैसी बन जाती है। कैसी बन जाती है, द्वीप, द्वीप या आइलैंड। आइलैंड भैया क्या होता है, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको अपन द्वीप या आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो द्वीप है नदी के बीच में बने हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देंगे, नदी द्वीप कह देंगे। भाई नदी के द्वीप में बना हुआ द्वीप क्या कहलाएगा, नदी द्वीप कहलाएगा। तो बेसिकली जो ये असम राज्य है, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई सारे नदी द्वीप बन गए हैं, रिवर आइलैंड्स बन गए हैं। हमको इसमें से जो द्वीप याद रखना है वो द्वीप है माजुली। वो कौन सा है, माजुली, समझ रहे हैं आप। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। कौन सी नदी के बीच में बना हुआ है, असम, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ है। कौन से राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है, कर सकते हो ना। तो यहाँ की यही विशेषता, एक तो ये हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है ना, बहुत गीले रहते हैं, आर्द्र रहते हैं। इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ असम के मैदानों में, यहाँ ब्रह्मपुत्र के किनारों पर घने वन पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। अब भाई खेतीबाड़ी करनी है तो वनों को साफ करना पड़ेगा, है ना, कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वनों को साफ करके और फिर जब खेती की जाती है ना, तो उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो असम भारत में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि को अपन क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। भारत में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि वाला कौन सा राज्य है, असम है। और असम में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि झूमिंग कृषि कहलाती है। क्या कहलाते हैं,
झूमिंग कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि भाई अलग अलग नामों से प्रचलित है। अब पर्टिकुलर असम के अंदर जो स्थानांतरित कृषि है उसको अपन क्या कहते हैं, झूमिंग बोलते हैं, झूमिंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आपको कहाँ याद रखनी है, असम के मैदानों में याद रखनी है। एक तो आप क्या याद रख लोगे, एक तो आप याद रखोगे माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। अच्छा, इस पे बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन भी रहती है, आपको पता है। माजुली इतना बड़ा है कि 2016 में आई थिंक 16 के आसपास इसको जिला घोषित करना पड़ा ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन। ओके, तो असम ब्रह्मपुत्र के मैदानों में आप एक तो क्या करोगे, माजुली को याद रखोगे, दूसरा आप याद रखोगे ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, है ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर समझते हो ना आप, स्थानांतरित खेती को। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खत्म होता है भारत का दूसरा भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के मैदान पढ़े, पंजाब हरियाणा के मैदान पढ़े, गंगा यमुना के मैदान पढ़े और असम ब्रह्मपुत्र के मैदान को पढ़ा। इसमें जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा फोकस रहता है क्वेश्चन कैसा बन सकता है एग्जाम में। तो जिन जिन पॉइंट्स पे मैंने चर्चा करी है आप उन पॉइंट्स को देखो, पीडीएफ आप इसकी जो ये पूरा मैंने लिखा है आप इसको भी अपने नोट्स बना सकते हैं। अपने नोट्स बनाना हमेशा बेस्ट रहता है यार, याद करने में आसानी होती है। ओके, तो इस लेक्चर में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात होगी प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।